हेलो गाइस, मेरा नाम है जैनी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हुडी बॉय क्राइम स्टोरीज़ पर। आज हम एक ऐसे केस की कहानी जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। एक ऐसी घटना जो रूह को कँपा देती है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 के सितंबर महीने से। 27 सितंबर 2022 को कारावंतारा पुलिस स्टेशन में पद्मा नाम की महिला की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है। तमिलनाडु की रहने वाली महिला पद्मा 50 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जो कोच्चि के एर्नाकुलम में रह रही थी, जिसने रहने के लिए एर्नाकुलम में एक रूम किराए पर ले रखा था और अपनी आजीविका चलाने के लिए वहाँ एर्नाकुलम में लॉटरी बेचने का काम किया करती थी। पद्मा के लापता होने से ठीक 3 महीने पहले पद्मा का पति बीमार रहने के कारण वापस अपने घर लौट गया था, पर पद्मा वहीं पर अपना लॉटरी बेचने का काम कर रही थी। पद्मा के 2 बेटे हैं, आर सेतु और सिल्वराज। बड़े बेटे आर सेतु की जल्दी ही स्कूल टीचर की नौकरी लगने वाली है, वही छोटा बेटा सिल्वराज चेन्नई में काम करता है। पद्मा हर रोज़ फ़ोन पर अपने बेटों से बात करती थी, पर 26 सितंबर 2022 को पद्मा ने किसी को कॉल नहीं किया। इस बात पर घर वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर 27 सितंबर 2022 को घर वालों ने जब पद्मा को कॉल करने की कोशिश की, पर पद्मा ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। अब घर वालों को पद्मा की चिंता होने लगी। पद्मा के बड़े बेटे आर सेतु ने केरल के कल्लूर में रहने वाली अपनी मौसी पलनियम्मा को कॉल किया और उन्हें अपनी मां के रूम में जाकर चेक करने को कहा। पलनियम्मा जब अपनी बहन को चेक करने उसके रूम पर गई तो पद्मा के रूम पर ताला लगा हुआ था। उसने पद्मा को कॉल भी किया, पद्मा का फ़ोन नहीं लग रहा था। उन्होंने 27 सितंबर को कारावंतारा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस पद्मा की तलाश में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पद्मा के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल निकलवा लिए। पुलिस ने जब उस सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्होंने पाया कि 26 सितंबर को पद्मा केरल के पतानमथिट्टा की एक सीसीटीवी फुटेज में एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में जाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें उसके साथ एक व्यक्ति भी था। दूसरी सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वालों को पद्मा एक रोड क्रॉस करती हुई दिखी। उधर पद्मा के कॉल डिटेल में पुलिस वालों को एक नंबर मिला जिसमें पद्मा की कई बार बात हुई थी, लापता होने से ठीक पहले तक भी। ये मोबाइल नंबर मोहम्मद शफी नाम के व्यक्ति का था और साथ में पुलिस वालों को ये भी पता चला कि उस सफ़ेद स्कॉर्पियो में पद्मा के साथ बैठा व्यक्ति भी मोहम्मद शफी ही था। अब पुलिस ने शफी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मोहम्मद शफी एर्नाकुलम जिले के पेरम्बारू का रहने वाला था। मोहम्मद शफी के घर में उसकी पत्नी और 2 बेटी हैं, साथ ही वह एक 3 साल की बच्ची का दादा भी हैं। आगे की जांच में पुलिस वालों को पता चला कि मोहम्मद शफी एक बहुत बड़ा गुनहगार है। उस पर हत्या, चोरी चकारी, मारपीट जैसे कई मामलों की शिकायत पहले से ही दर्ज थी। मोहम्मद शफी ने 2020 में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुराचार किया था। उसने चाकू से उस बुजुर्ग महिला के निजी अंगों पर कई वार किए थे। मोहम्मद शफी ने चपरासी से लेकर मैकेनिक, ट्रक ड्राइवर, रियल एस्टेट एजेंट और कसाई के रूप में भी काम किया था। इन सब के अलावा सभी एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चलाता था। इन सारी जानकारियों के मिलने के बाद पुलिस ने मोहम्मद शफी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब मोहम्मद शफी के मोबाइल नंबर की भी कॉल डिटेल निकलवाई गई। कॉल डिटेल से ये पता चला कि शफी की पतानमथिट्टा में रहने वाले भगवल सिंह से बहुत बार बात हुई है। जांच करने वाली टीम पतानमथिट्टा पहुंची और 9 अक्टूबर को उसी के घर में लगी सीसीटीवी की फुटेज निकलवा ली। इन सीसीटीवी फुटेज में भगवल सिंह के घर के बाहर खड़ी सफ़ेद स्कॉर्पियो और भगवल सिंह के घर के अंदर जाती हुई पद्मा नजर आती हैं। उसके बाद पुलिस ने भगवल सिंह को पूछताछ करना शुरू कर दिया।
पथानमथिट्टा में भगवत सिंह को सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। भगवत सिंह के पिता मसाज थेरेपी और हीलिंग का काम करते थे और उस इलाके में वो मसाज सेंटर बहुत ही फेमस था और लोग दूर दराज के इलाके से भी वहाँ पर मसाज करवाने के लिए आते थे। मसाज और हीलिंग का एक काम भगवत सिंह ने अपने पिता से ही सीखा था और जल्दी ही वो इस काम में माहिर भी हो गए। भगवत सिंह ने 2 शादियाँ की थी, जिसमें पहली बीवी से उनका तलाक हो गया था। फिर भगवत सिंह ने लैला से शादी की। भगवत सिंह की दोनों बीवियों के बच्चे विदेश में ही रहते हैं और वहीं पर जॉब भी करते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि कई सालों से भगवत सिंह की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। पुलिस वालों को जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी उसमें ये बात साफ थी कि लापता होने से पहले पद्मा भगवत सिंह के घर के अंदर गई थी, उसके बाद वो कहीं गायब हो गई। आखिर पद्मा सफी जैसे क्रिमिनल के साथ क्यों गई थी? भगवत सिंह के घर जाने के बाद वो कहाँ गई? भगवत सिंह के घर में उसके साथ क्या हुआ? इन सारे सवालों के उत्तर खोजने के लिए पुलिस ने 11 अक्टूबर 2022 को भगवत सिंह पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। उससे और उसकी पत्नी लैला से घंटों पूछताछ की। आखिर में भगवत सिंह टूट गया। उसने सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी। उसने कुछ ऐसा बताया जिससे पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि पद्मा लॉटरी टिकट बेचा करती थी। वहाँ कभी कभी सफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करती थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई सफी से। सफी ये अच्छी तरह जानता था कि पद्मा के पास पैसों की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, इसलिए वो पद्मा को अपने जाल में फंसाने के लिए एक लालच दिया। उसने पद्मा को ऑफर दिया कि पद्मा उसके साथ ब्लू फिल्म में काम करे, जिसके बदले वो उसे अच्छे खासे पैसे देगा। सफी के हिसाब से पद्मा ब्लू फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। सफी पद्मा को स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाकर भगवत सिंह के घर ले गया। उस समय घर में सफी के अलावा 2 और लोग मौजूद थे। एक तो खुद भगवत सिंह और दूसरी उसकी पत्नी लैला। फिर भगवत सिंह, लैला और सफी ने मिलकर एक रस्सी से पद्मा का गला घोट दिया। जब पद्मा बेहोश हो गई तो तीनों उसे दूसरे कमरे में ले गए, जहां पर सफी ने चाकू से पद्मा के निजी अंगों पे कई वार किए, फिर उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। वे तीनों यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने पद्मा की बॉडी के 56 टुकड़े कर दिए। आश्चर्य की बात ये थी कि भगवत सिंह के आंगन में पद्मा को मारने से पहले ही उसकी लाश को दफनाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि उन तीनों ने पद्मा को इतनी बुरी तरह से मारा क्यों? क्या दुश्मनी थी उनकी पद्मा से? पर ये सब दुश्मनी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये सारा खेल तो तंत्र मंत्र और जादू टोने का था। भगवत सिंह और लैला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। तभी इन दोनों पति पत्नी को फेसबुक पर श्रीदेवी श्रीमती नाम की महिला मिली। इन दंपतियों की उस श्रीदेवी नाम की महिला से दोस्ती हो गई। उस महिला ने भगवत सिंह से दावा किया कि अगर तुम जादू टोने का सहारा लोगे तो तुम्हारी पैसों की किल्लत दूर हो जाएगी और तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। भगवत सिंह और श्रीदेवी की फेसबुक पर चैट के जरिए सालों बात होती रही। एक दिन श्रीदेवी ने उन दोनों को रशीद नाम के व्यक्ति से मिलने को कहा। श्रीदेवी उनसे कभी नहीं मिली, ना ही उसने फ़ोन पर उन दोनों से कभी बात की। उनकी बातें सिर्फ फेसबुक चैट पर ही होती थी। रशीद मोहम्मद सफ़ी का ही दूसरा नाम था। जब वे दोनों पति पत्नी रशीद यानी मोहम्मद सफ़ी से मिलने गए तो न जाने सफ़ी ने उन्हें कौन सी पट्टी पढ़ाई कि भगवत सिंह और उसकी पत्नी लैला इंसानों की बलि जैसे अमानवीय कृत्य करने के लिए भी तैयार हो गए। दोनों पति पत्नी ने धन दौलत की चाह में अंधे होकर पद्मा की बलि चढ़ा दी। पद्मा की गुमशुदगी से पर्दा उठ चुका था, लेकिन पुलिस वालों को कहीं न कहीं शक था कि इन लोगों ने सुख समृद्धि की चाह में किसी और की भी बलि चढ़ाई होगी और पुलिस वालों का ये शक सही भी साबित हुआ। पद्मा की बलि चढ़ाने से लगभग 3 महीने पहले भगवत सिंह और उसकी पत्नी लैला ने सफ़ी की बातों में आकर अपने घर में 49 साल की महिला रोजलिन की बलि चढ़ा दी थी।
रोजलिन एर्नाकुलम जिले के कुलाड़ी शहर की रहने वाली थी। रोजलिन भी पद्मा की तरह ही लॉटरी बेचने का काम किया करती थी। रोजलिन की एक बेटी है मंजू, जो उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में टीचर हैं। मंजू ने यह दावा किया कि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ लॉटरी टिकट बेचा करती थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसकी माँ घर घर जाकर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचा करती हैं। रोजलिन 20 साल पहले ही अपने 2 बच्चों के साथ अपने पति से अलग हो गई थी। लापता होने से पहले वो सजीरा नाम के दिहाड़ी मजदूर के साथ रह रही थी। 8 जून 2022 को रोजलिन अचानक गायब हो गई। जब रोजलिन की बेटी को अपनी मां के लापता होने की खबर मिली तो उसने 17 अक्टूबर 2022 को अपनी मां के लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस वालों ने कहा कि जब भी वो उन्हें मंजू की मां का कोई पता चलेगा वे उसे सूचित कर देंगे, पर पुलिस ने मंजू को कोई जानकारी नहीं दी। रोजलिन भी मोहम्मद शफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती थी। शफी जानता था कि रोजलिन को भी पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए उसने ब्लू फिल्म में काम करने के बदले पैसे देने की बात कही। उसके बाद शफी ने रोजलिन को अपने साथ भगवत सिंह के घर ले जाकर उसकी बलि चढ़ा दी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी भगवत सिंह और लैला के घर में कोई समृद्धि नहीं आई, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। इस कारण भगवत सिंह और लैला ने 3 महीने बाद दोबारा मोहम्मद शफी से संपर्क किया। मोहम्मद शफी ने कहा कि घर में सुख समृद्धि लाने के लिए तुम्हें एक और इंसान की बलि देनी होगी। इस तरह वे पद्मा की दूसरी बलि चढ़ाते हैं। पद्मा के साथ साथ रोजलिन के केस का भी पता चल जाता है। अगर पुलिस ने रोजलिन के केस को हल्के में ना लिया होता तो आज पद्मा जिंदा होती थी। ये थी हमारी आज की सच्ची क्राइम कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।